हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 4 और 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड पॉलिसी इश्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 2 के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो लेसन नंबर 2 के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज में ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसने तक वो वीडियोज ना देखी हो पड़ेगा कि वो वाली वीडियो जरूर देखना, खासकर इससे पिछले वाली वीडियो। और मैं कहूँगा 2 वीडियो अपलोड की है, एक तो इंट्रोडक्शन की और एक इससे पिछले वाली वीडियो जहाँ मैंने आपको फिलिप्स कर्व एक्सप्लेन किया था। तो उसके बिना आपको वीडियो समझने में काफी दिक्कतें आएंगी, तो वाली वीडियो जरूर देख लेना जाएगा सीरीज के अंदर। और हमेशा किसी भी चैप्टर की या फिर किसी प्लेलिस्ट की वीडियो को टॉपिक वाइज ही देखा करो, ताकि हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही क्लियर होते चले जाएं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करनी है वो इस नंबर पे जाइए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। और एक बात को ध्यान रखें, कुछ बच्चे ना वॉइस क्वालिटी को लेकर बार बार कमेंट करें, तो मुझे बताओ कि किस तरह की जो वॉइस प्रॉब्लम है वो आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, एक बात तो मैं खुद ही बोलता हूँ कि भाई मेरी वीडियो को ना 2x पे मत देखा करो, क्योंकि मेरी बोलने की स्पीड ना पहले ही काफ़ी तेज है। मतलब मैं काफ़ी स्पीडली जो है कंटेंट अपलोड कर देता हूँ, काफ़ी स्पीडली पढ़ा के निकल भी जाता हूँ। तो आप लोगों को मेरी मतलब इतना स्लो पेस नहीं है मेरा कि आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो 2x पे देखनी पड़े या फिर 1.5x पे देखनी पड़े। आप लोग आराम से स्लो टाइमर पे भी जो मेरी वीडियो है वो देख सकते हो। तो इसकी जो स्पीड है ना तेज मत करना, वरना हो सकता है आपका पूरा जो कंटेंट है, पूरा जो टॉपिक है वो ऊपर से निकल जाए। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो लेसन नंबर 2 था वो था ISPCMR मॉडल। तो आप लोगों को याद होगा जब मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था वहाँ मैंने बात की थी IS कर्व के बारे में, या फिर जहाँ पे बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बारे में, ठीक है, या फिर गुड्स मार्केट के बारे में। दूसरा हमने समझा PC कर्व यानी कि फिलिप्स कर्व। आज थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे MR मॉडल यानी कि मॉनेटरी जो पॉलिसी है वो किस तरीके से काम करती है वो हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर मैं पूरा चैप्टर करवा चुका हूँ, चैप्टर नंबर 1, जहां पे मैं डीप में पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से काम करती है, इकोनॉमी के अंदर किस किस तरह से प्रॉब्लम दूर करने में हमारी हेल्प करती है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज की वीडियो में समझेंगे उसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो इसे PC की हेल्प से सोल्व करने में हेल्प करते हैं। मतलब यहाँ पे जो है ना हमें कॉम्बिनेशन समझना है इन तीनों रूल्स का, कि कैसे जो हम इन तीनों मॉडल्स को यूज करते हैं, इन तीनों को भी कॉम्बिनेशन में, वो भी रिलेशनशिप बना के इन तीनों के बीच में कैसे ये हमारी मदद करते हैं इकोनॉमिकल प्रॉब्लम सोल्व करने में। तो अब हमारा जो पॉइंट है वो पहले क्या था, डायग्राम ऑफ PC। हमें समझना क्या होगा कि डायग्राम ऑफ PC यानी कि जो फिलिप्स कर्व है उसका डायग्राम किस तरीके से बनता है। उससे पहले कुछ पॉइंट समझते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे डायग्राम को। तो इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी कैन बी डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर पॉजिटिवली स्लोप्ड रियल वेज। जहां पे हमारा मतलब देखो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अगर हमें अचीव करना है तो हमें उस पॉइंट तक जाना पड़ेगा जहां पे पॉजिटिवली स्लोप्ड रियल वेज सेटिंग कर्व, जिसको हम क्या बोलते हैं WS, इंटरसेक्ट द फिक्स्ड प्राइस सेटिंग कर्व PS। यानी कि जहां पे वेज सेटिंग कर्व यानी कि WS प्राइस सेटिंग कर्व को PS को इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं इन अपर पैनल। अपर पैनल के अंदर अपर पैनल क्या है वो यहाँ पे देखिएगा ग्राफ में आपको, देखो ये रहा, ये हमारा PS कर्व है, ये हमारा WS कर्व है। जहां पे इसने इंटरसेक्ट किया तो ये वाला पॉइंट देख रहे हैं ना आपको, ये वाला पॉइंट जो नजर आ रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट। अब हमारे पास आगे पॉइंट क्या आता है, इन डायग्राम N1 इज इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हमारा जो N1 है वो हमारा क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम बन जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट व्हिच गिव्स फर्स्ट स्टेप इन डिराइविंग फिलिप्स कर्व। जो कहीं ना कहीं हम कहां से निकालते हैं, फिलिप कर्व्स की हेल्प से, PC कर्व की हेल्प से। वेज रेट एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशन आर पॉजिटिवली इन नेचर। तो जो वेज रेट है ये टॉपिक ये शो करता है कि जो वेज रेट है एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशन है वो हमेशा किसमें होते हैं, पॉजिटिव इन नेचर होते हैं, जिसकी बात मैंने प्रीवियस वीडियो में भी की थी, यानी कि पिछली वीडियो में भी की थी, जब मैंने समझाया था आप लोगों को कि जो वेज रेट है और जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है दोनों के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन देखा जाता है। इसका मतलब क्या है कि वेज और एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, ना कि इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। क्योंकि देखो अगर वेज बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो भी क्या होगा, राइज करेगा। जब वेज कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका एक मेन रीजन है, जब किसी को भी वेज ज्यादा दोगे ना तो वो ज्यादा काम करने को क्या होगा, तैयार होगा, क्योंकि अब उसे मोटिवेशन आएगा, क्योंकि उसका जो रिवॉर्ड है वो क्या है, काफी बड़ा है, वो मोटिवेट होगा। क्योंकि जनरली आपने देखा होगा लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपने रिवॉर्ड्स को देख के जो है मोटिवेट होते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, एक लेबर के लिए, एक एम्प्लॉय के लिए उसकी जो वेज है वो क्या, उसका रिवॉर्ड होता है, उसकी वेज कह लो, आप सैलरी कह लो। तो अगर किसी पर्सन को किसी भी इकोनॉमी के अंदर वेज ज्यादा मिलेगी, ज्यादा सैलरी मिलेगी, तो ज्यादा काम करने के लिए क्या होगा, रेडी होगा, ज्यादा काम करने के लिए क्या होगा, तैयार होगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि वेज के बढ़ने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी क्या होता है, बढ़ जाता है। और जैसे ही वेज का लेवल कम होगा वो बेचारा डिमोटिवेट हो जाएगा, वो सोचेगा मैं इतने कम पैसों वाले काम भी क्यों करूँ, मैं इससे बढ़िया क्या करता हूँ, आराम कर लेता हूँ। यानी कि वो जो है कहीं ना कहीं लीजर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, वो आराम करना पसंद करेगा। तो वेज कम होने के साथ साथ जो है एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी क्या होता है, कम हो जाता
आता है। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि वेज और एम्प्लॉयमेंट में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और अगर वेज और एम्प्लॉयमेंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसका मतलब क्या है कि वेज और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या होगी, इनवर्स रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट का उल्टा होता है। बस इतना सिंपल सा कंसेप्ट था। अब समझते हैं अगले पॉइंट को। तो अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, वेज बीइंग मेजर फैक्टर इन प्राइस सेटिंग। तो जो वेज है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर प्राइस डिटरमाइन करने में काफी ज्यादा सहायता करता है। प्राइस सेटिंग में प्राइस एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशन मस्ट बी पॉजिटिव, और प्राइस और एम्प्लॉयमेंट रिलेशन भी क्या होता है, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव रहता है। यानी कि प्राइस और एम्प्लॉयमेंट के बीच जो रिलेशन है वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। एज एम्प्लॉयमेंट लेवल इज डायरेक्टली लिंक टू आउटपुट। और यही नहीं, जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो डायरेक्टली किससे लिंक होता है, आउटपुट से। यानी कि इकोनॉमी में जितना ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा एम्प्लॉयमेंट उतनी ज्यादा होगी, इकोनॉमी में जितना कम आउटपुट प्रोड्यूस होगा एम्प्लॉयमेंट उतनी कम होगी। हम जैसे कि कई बार ना पॉपुलेशन को लेकर रोते रहते हैं कि पॉपुलेशन प्रेशर है, मानता हूं है, क्योंकि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन प्रेशर। लेकिन क्या वो चाइना के पास नहीं है? उसके पास भी है, लेकिन वहां पे जो है ना वो आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। अगर वहां पे देखो तो चाइना जो है वो प्रोडक्शन हब है पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि ऐसी कोई सी इकोनॉमी नहीं है जो चाइना पे ट्रेड के लिए डिपेंडेंट नहीं है। चाइना को डिपेंडेंट है किसी भी गुड्स और किसी भी सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो अगर हम चाइना पे डिपेंडेंट है तो चाइना जो है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हब बना हुआ है, तो ज्यादा गुड्स और ज्यादा सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। और जब कोई भी देश ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब क्या है कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रही है, क्योंकि बिना एम्प्लॉयमेंट दिए हुए, बिना लोगों को काम पे रखे हुए हम जो है आउटपुट का लेवल नहीं बढ़ा सकते हैं। तो वही चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके बीच में, एम्प्लॉयमेंट के बीच में और आउटपुट के लेवल में। अगर आउटपुट का लेवल बढ़ाना है तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो देनी ही होगी, और आउटपुट का लेवल कम हो जाएगा अगर हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या मिला हमें, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप। प्राइस इन्फ्लेशन एंड लेवल ऑफ आउटपुट आर आल्सो पॉजिटिवली रिलेटेड। तो जो प्राइस इन्फ्लेशन है और जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो भी क्या होता है, पॉजिटिवली रिलेटेड होता है। इसका भी रीजन समझ लेते हैं। यानी कि महंगाई बढ़ती है आउटपुट के लेवल के साथ। एक सिंपल सी बात है, जब आउटपुट का लेवल बढ़ेगा इस बात का मतलब क्या है कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट देने का मतलब क्या है, लोगों से पैसा आ रहा है, लोगों से पैसा आ रहा है तो लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। डिमांड करेंगे तो क्या इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा क्या? बिल्कुल बढ़ेगा। तो बस यही चीज हो गई यहाँ पे कि हमने आउटपुट बढ़ाने की कोशिश करी तो इसके चक्कर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ गया। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया तो लोगों के पास सैलरी आई, इनकम आई, लोगों ने खर्चा करना शुरू किया, डिमांड करनी शुरू हुई, जिसकी वजह से प्राइस इन्फ्लेशन भी क्या हुआ देखने को मिला। अब यहाँ पे एक चीज और समझते हैं जो मैं आगे समझाऊंगा अगले पॉइंट में, ठीक है। पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं। तो हमारे पास जो कर्व है वो क्या है, रियल बेस का कर्व। यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल। अब जहां पे WS यानी कि वेज सेटिंग कर्व ने प्राइस सेटिंग कर्व को काटा, वो हमारा क्या बन गया, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये आया। अब ये जो पॉइंट है वो किसका है, इन्फ्लेशन का। ये क्या है, इनकम और आउटपुट का। तो कई बार क्या होता है कि इनकम का बढ़ना और वेज रेट का इंक्रीज होना दोनों ही क्या होता है, सेम लेवल पे होते हैं। अब थोड़ा इस पॉइंट को समझते हैं हम यहाँ पे। तो इन लोअर पैनल y1 लेवल ऑफ आउटपुट, अगर हम लोअर पैनल में देखें तो जो y1 लेवल ऑफ आउटपुट है, y1 लेवल ऑफ आउटपुट हम मान सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा PC है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दो कर्व हैं, y1 लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, कोरस्पॉन्ड टू n1, जो किसके कोरस्पॉन्डिंग है, n1 के कोरस्पॉन्डिंग है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट व्हेन गोइंग इन्फ्लेशन रेट इज 2%, जब हमारा जो इन्फ्लेशन कितना था 2% था, तो ये हमारा 2% है, ठीक है, इन्फ्लेशन का रेट, ठीक है। अब इन्फ्लेशन रेट 2% है एज मेजर्ड ऑन वर्टिकल एक्सिस, जिसको हम कहाँ मेजर कर रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर, ठीक है, ठीक है। इफ इन्फ्लेशन गोज अप टू 4% द नॉमिनल वेज इंक्रीज बाय 2%। इसका मतलब ये है कि अगर इन्फ्लेशन 4% तक गया तो जो नॉमिनल वेज है इंक्रीज करता है 2% से। अब थोड़ा इस चीज को समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे ये समझ लिया कि जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉमिनल एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, नॉमिनल वेज रेट जो है वो इंक्रीज कर रहा है 2% से, अगर इन्फ्लेशन 4% हो रहा है तो। और ऊपर पैनल में क्या था, इन्फ्लेशन बढ़ा था सिर्फ और सिर्फ इससे 2% से। अब एक चीज समझते हैं यहाँ पे, जब लोगों को काम मिलना शुरू हो गया तो हम बातों कर रहे थे एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो बढ़ चुका है 2% से। अब जब फर्दर इन्फ्लेशन बढ़ा 2% से और, यानी कि पहले 2% से इन्फ्लेशन पहले से था, अब हो गया इन्फ्लेशन 4% का, तो जो नॉमिनल वेज रेट है वो बढ़ गया 2% से। अब भाई नॉमिनल वेज रेट होता क्या है, देखो दो तरह के वेज रेट होते हैं, एक होता है नॉमिनल वेज रेट, एक होता है रियल वेज रेट। अब दोनों में डिफरेंस समझते हैं। यानी कि लोगों को लगता है उनकी इनकम बढ़ाई जा रही है, पर असल में उनकी इनकम नहीं बढ़ती है। क्यों नहीं बढ़ती है, थोड़ा ये समझ लेते हैं। आप लोगों ने कभी एक बात मेजर करी है या फिर कभी अपने पेरेंट्स से पूछना कि उन्होंने अपनी स्टार्टिंग जॉब कितनी सैलरी पे करी थी? शायद आप लोग उस पैसे की वैल्यू भी नहीं समझोगे। उस टाइम पे जॉब में ना, जब हम हमारे पेरेंट्स काम करते थे इनिशियल लेवल पे, उस टाइम पे सैलरी लोग ऐसे देती थी 300, 500, 800, मैक्सिमम 1000, ठीक है। ऐसे सैलरी पर हमने पैसा कमाना शुरू किया था, ऐसी सैलरी पर हम लोगों ने पैसा कमाना स्टार्ट किया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि बात भैया इतनी
इतनी कम सैलरी जितनी तो आजकल फीस होती है, एजुकेशन में नॉमिनल ऐसा खर्चा होता है, लोगों की मंथली पॉकेट मनी होती है, तो इस नॉमिनल खर्चों पे लोग घर चला लेते थे। क्योंकि भाई ये चीज़ हुई है ना, वो बढ़ी है इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन की वजह से लोगों की इनकम बढ़ी है, और लोगों की जो इनकम बढ़ी है वो बढ़ी है नॉमिनल रेट से। लेकिन आज देखो, आज लोगों की इनकम 20,000 भी है, 30,000, 50,000 भी, लाख भी है, ठीक है, क्योंकि और फालतू होगी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो लेकिन क्या उस सैलरी के अंदर आपने क्या देखा कि उस सैलरी में भी खर्चे पूरे होते हैं? बहुत मुश्किल पड़ता है खर्चा कंप्लीट करने में। उसका मेन रीजन क्या है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से हमें लगता है कि सैलरी बढ़ी है, बट असल में ऐसा नहीं हुआ है। थोड़ा इस पॉइंट को समझाता हूं मैं। अब होता पता है क्या है, जब लोग काम करते हैं, लोग क्या बोलते हैं कि हमारी ना सैलरी बहुत कम है। वो गए अपने एम्प्लॉयर के पास, बोला कि हमारी सैलरी बढ़ा दो। अब एम्प्लॉयर बोला ठीक है भाई, हम आपकी सैलरी बढ़ा देते हैं। अब एम्प्लॉयर ने वेज जो है वो 10% से इंक्रीज कर दिया। एक बात बताओ, एम्प्लॉयर जब सैलरी बढ़ाएगा, वेजेस बढ़ाएगा, क्या एम्प्लॉयर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज नहीं करेगी? बात यह बिल्कुल करेगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है खर्चा। जब एक पर्सन बिजनेस चलाता है तो रेवेन्यू अलग चीज होती है, प्रॉफिट अलग चीज होता है। जब रेवेन्यू में से खर्चे यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस होते हैं तब बचता है प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज कर रहा है तो या तो अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर ले, लेकिन प्रोड्यूसर क्या बोल रहा है, मैं अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, मुझे सैलरी बढ़वानी है तो बढ़वा ले सैलरी। उसने सैलरी बढ़ाई 10% से, लेकिन सेम लेवल पे जो है उसने प्राइस को भी 10% से बढ़ा दिया। अब जब वो प्राइस बढ़ाएगा 10% से, तो यानी कि इकोनॉमी के अंदर चीज महंगी हो रही है। ऐसा हर एक प्रोड्यूसर कर रहा है। हर एक प्रोड्यूसर जो है स्टार्टिंग लेवल पे अपनी सैलरी बढ़ा रहा है, लोगों की सैलरी बढ़ा रहा है, अपने इंप्लॉइज की सैलरी बढ़ा रहा है, ठीक है, अपने लेबर की सैलरी बढ़ा रहा है। फिर सेम लेवल पे वो प्राइस भी बढ़ा देता है अपने गुड्स के और अपने सर्विस की जो सप्लाई कर रहा है इकोनॉमी के अंदर, जिसकी हो क्या है कि कंज्यूमर खुश है, लेबर्स खुश है, इंप्लॉइज खुश है कि भाई हमारी सैलरी बढ़ गई 10% से। लेकिन सेम रेट से भाई महंगाई भी तो बढ़ गई, उसने गुड्स के प्राइस महंगे कर दिए, सर्विस की प्राइस महंगी कर दी। तो इसी को बोलते हैं नॉमिनल इंक्रीज इन वेज या फिर इन इनकम, ठीक है, कि उनकी जो सैलरी बढ़ी, वेजेस बढ़े, वो सिर्फ नॉमिनल रेट से बढ़े, रियल रेट से नहीं बढ़े। मैं कब बोलता कि रियल रेट से बढ़े? जब उसकी सैलरी ज्यादा परसेंट से बढ़ती और जो उसकी मतलब उसका इंक्रीमेंट ज्यादा रेट से होता, और जो चीजों के गुड्स हैं या फिर जो गुड्स के प्राइस महंगे हो रहे हैं वो कम रेट से होते। तब हम यहाँ पे कह सकते थे कि हाँ, असली में उसकी सैलरी को, उसकी इनकम को बढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये तरीका होता है। तो वही यहाँ पे बात की गई कि इन्फ्लेशन गोज अप टू 4%, द नॉमिनल वेज इंक्रीज बाय 2% टू कीप रियल वेज कांस्टेंट। है रियल वेज को कांस्टेंट रखा, रियल वेज में कोई बदलाव नहीं आया। दिस गिव्स पॉइंट बी, तो उन्होंने पॉइंट बी दिया, पॉइंट ए से पॉइंट बी दिया, ठीक है, इन लोअर पैनल जॉइन पॉइंट्स ए एंड बी, और यहाँ पे हम क्या पहुंच जाएंगे? अपवर्ड स्लोपिंग पीसी फिलिप्स कर्व। तो ये हमारा बन गया फिलिप्स कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग फिलिप्स कर्व। ये हमने पॉइंट बनाया था इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, ये हमने ड्रॉ किया फिलिप्स कर्व को बनाने के लिए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो है इकोनॉमी में जो है चीजें कंट्रोल होती हैं, काम होता है, ठीक है। तो लोगों की सैलरी लगातार बढ़ाई गई है, उन्हें सिर्फ ये भ्रम हुआ है, क्योंकि उसी रेट में चीज़ों को महंगा भी किया गया है, और उस महंगाई की वजह से उनकी सैलरी उतनी ही है जितनी पहले थी। मतलब एक बात हम कह सकते हैं कि जिसकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब उसकी सैलरी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इंक्रीमेंट की जरूरत सबको पड़ती है। इनकी इंक्रीमेंट सबको लेना भी चाहिए, क्योंकि महंगाई भी जो एक लेवल पे हर साल बढ़ती चली जाती है। तो किसी को ये लगता हो हाँ, अगर इनकम में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, कोई अच्छे लेवल का चेंज आया है, तो हम कह सकते हैं कि उसने सही में रियल में अपने इनकम को चेंज किया है, अपने वेजेस को चेंज किया है, या फिर उसने मल्टीपल सोर्सेज बनाने की कोशिश की हो, तो और भी सोर्स डेवलप कर ले इनकम के, तो हम कह सकते हैं उसकी सही में रियल लाइफ में उसकी इनकम जो है राइज हुई है, ठीक है। अब समझते हैं एमआर कर्व। एमआर कर्व हमारे पास क्या आता है, अब वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबको पता है हमारे पास जो है वो है मॉनेटरी पॉलिसी या फिर मॉनेटरी पॉलिसी रूल। तो अब इस कर्व को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। आज मैं सिर्फ इसके बेसिक पॉइंट के ऊपर बात करूंगा। अगले वीडियो में थोड़ा डीप में समझेंगे कि इस कर्व को डिराइव कैसे करना है, किस किस तरीके से जो है बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। आज सिर्फ हम इसे बेसिक लेवल पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी रूल और एमआर कर्व ये होता क्या है वो समझ लेते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई साइड ऑफ एन इकोनॉमी शेज दैट एन एग्रीगेट डिमांड शॉक इन फॉर्म ऑफ राइज इन ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। हमें देखते हैं कि डिमांड, जब हमने पढ़ा डिमांड और सप्लाई साइड को किसी भी इकोनॉमी के, डिमांड जो कंज्यूमर
कंज्यूमर करते हैं, सप्लाई जो प्रोड्यूसर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे हम देखते हैं या तो एग्रीगेट डिमांड का शौक आता है। एग्रीगेट डिमांड का शौक मतलब क्या है कि जब लोग जो है वो डिमांड काफी बड़े लेवल पे कर रहे हैं, और जब भी डिमांड बहुत बड़े लेवल पे की जाती है तो इकोनॉमी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो है इन्फ्लेशन की, यानी कि महंगाई की। यानी कि जब डिमांड बढ़ेगी तो लोग जो प्राइस है वो बढ़ाने शुरू हो जाएंगे डिमांड ज्यादा होने की वजह से, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है बहुत बड़े लेवल पे। तो एन एग्रीगेट डिमांड शॉक इन फॉर्म ऑफ राइज इन ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। तो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है लगातार, लोग जो है पैसा खर्च करने, सच एज, उसमें सिर्फ लोगों का पैसा नहीं है, सच एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है। इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन लीड्स टू राइज इन आउटपुट शिफ्ट, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आउटपुट भी क्या आता है, शिफ्ट करता है इन आईएस कर्व। आईएस कर्व की अकॉर्डिंग, आईएस कर्व क्या है हमारे पास यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व एंड प्राइस लेवल शिफ्ट इन पीसी। और पीसी में क्या होता है, प्राइस लेवल शिफ्ट होता है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ना है, ठीक है, थ्रू इंक्रीज इन वेज रेट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वेज रेट भी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ तक इतनी सारी चीजें देखी, इस सारी चीजों में क्या है, हर एक टर्म जो है ना वो दूसरी टर्म से क्या है, रिलेटेड है। जैसे हमने क्या बोला कि भाई एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा अगर आउटपुट का लेवल बढ़ाना है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं महंगाई भी बढ़ेगी। तो हर एक टर्म जो है आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, क्योंकि हम किसी भी टर्म को इग्नोर नहीं कर सकते अगर हमें दूसरी टर्म स्टडी करनी है। तो वही चीज यहाँ पे है कि जब चीजों के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो भाई कहीं ना कहीं एक रीजन होता है कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, तो और वेज रेट भी बढ़ रहा है। तो ये सब रीजन है कहीं ना कहीं एक मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ने के, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना वो इन तरह की सिचुएशंस को इकोनॉमी के अंदर कंट्रोल करने के लिए ही बनाया गया है। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का काम ही यही है कि जितनी भी ये चीज चल रही है इन सब पे कंट्रोल पाना बहुत जरूरी है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज रखना बहुत जरूरी है, ताकि इन्फ्लेशन एक बहुत ऊंचे लेवल तक ना चला जाए, ठीक है। तो क्योंकि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो अभी हम डिस्कस करेंगे भी। तो हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन डज नॉट स्पेल गुड फॉर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो अगर हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो है वो एक अच्छे लेवल तक चल रही है, ठीक है, अच्छे लेवल पे आ चुकी है, इस बात का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वो ना तो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है ना ही हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है। तो बात भी है, अगर महंगाई बढ़ेगी तो फर्क क्या पड़ता है, लोग इनकम भी तो बढ़ रहे सेम रेट से, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे कुछ चीजें हो सकती हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हों जिनका इनकम उस लेवल पर राइज ना करे और उनके लिए जो गुड्स हैं वो क्या हो जाए, अफोर्डेबल ना रहे, तो कहीं ना कहीं उन्हें जो है भुखमरी में जीना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उस लेवल पे सबकी इनकम बढ़ ही रही है, कई लोग हो सकते हैं उनकी इनकम बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही या फिर उससे भी कम हो चुकी है, तो उनके लिए सर्वाइव करना ना उस इन्फ्लेशन में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो वो चीज यहाँ पे है, द एवल इफेक्ट्स ऑफ द इन्फ्लेशन इंक्लूड, तो कुछ एवल इफेक्ट्स हैं इन्फ्लेशन के, हम इंक्लूड करते हैं यहाँ पे क्या, एक तो लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, कि मनी की वैल्यू कम हो रही है। भाई सिंपल सी बात है, महंगाई बढ़ रही है तो पैसे की वैल्यू कम हुई ना, कि पहले के लोग जो मैंने एग्जाम्पल देखी वो 1000 रुपए मंथ में भी सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन क्या पॉसिबल है आज अगर दिल्ली में कोई मिनिमम भी खर्चा कर रहा है ना इस टाइम पे, मिनिमम एकोमोडेशन जो रेंट वगैरह पे रह रहा है या फिर जो मिनिमम एजुकेशन पे खर्चा कर रहा है, मिनिमम हेल्थ केयर पे खर्चा कर रहा है, उसे कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये महीना चाहिए, ठीक है, अपनी फैमिली को रन करने के लिए। क्योंकि भाई रेंट, अगर आप कोई ढंग की जगह लेते हो रेंट के लिए, सिर्फ अगर कुछ एक कमरे लेते हो जिसमें लैट्रिन वगैरह, लैट्रिन सब चीज़ अवेलेबल हो, वो कमरा दिल्ली में कम से कम 5,000 रुपये अवेलेबल होता है, जो मैं कम से कम बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो जब तक 20-25 की सैलरी किसी के पर्सन के पास नहीं होगी तो उसके लिए जो है ना शायद दिल्ली में रहना, सर्वाइव करना जो है बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो वही चीज है, तो लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, इन्फ्लेशन से हम पैसे की वैल्यू खो रहे हैं, ठीक है, लगातार हमारे पैसे की वैल्यू कम होती रहती है। जैसे कि लोग नहीं बोलते कि भैया हमने तो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, हम तो यहाँ भी इन्वेस्ट कर लेते हैं, एफडी में भी, यहाँ भी इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में भी, हमने सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट कर रखा है। सबसे वाहियात इन्वेस्टमेंट है इस दुनिया की सेविंग अकाउंट, ठीक है। लोगों को लगता होगा क्योंकि 2 या 3% रिटर्न आता है, और जिनको नहीं पता ना, एवरेजली कभी गूगल पे चेक करें ना, एवरेजली इन्फ्लेशन रेट जो है ना वो कम से कम जो है ना वो 6% है, यानी कि हर साल जो महंगाई है वो 6% से बढ़ जाती है। तो अगर कोई पर्सन अपना पैसा एफडी में भी रखता है ना, इसका मतलब वो भी कहीं ना कहीं सिर्फ इन्फ्लेशन के बराबरी पे है, उसका पैसा ही बढ़ नहीं रहा, इन्फ्लेशन को सिर्फ बीट कर रहा है, ठीक है। तो अगर जब तक इन्वेस्टमेंट से किसी पर्सन को 10 से 12% रिटर्न नहीं आ रहा एनुअली एवरेज रिटर्न, तब तक उसका पैसा ग्रो नहीं हो रहा है अच्छे तरीके से। तो लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ मनी होती है इन्फ्लेशन की वजह से, लॉस ऑफ फेथ इन करेंसी इन सर्कुलेशन, जो पैसा सर्कुलेशन में है उस पर भरोसा खत्म हो जाता है लोगों का। फॉरेन कंट्रीज एक्सपोर्ट्स, जो कंट्री की एक्सपोर्ट है यानी कि जो हम गुड्स एंड सर्विसेज बाहर कंट्री को सप्लाई करते हैं वो कम हो जाते हैं, एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स ये भी खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और यही नहीं, इन्फ्लेशन क्या सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए आता है, क्या प्रोड्यूसर के लिए इन्फ्लेशन नहीं आता? जो प्रोड्यूसर भी जो रॉ मटेरियल यूज करेगा, गुड्स यूज करेगा या फिर प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स मशीनरी यूज करेगा, क्या उसके लिए खर्चा नहीं आएगा? तो उसके लिए भी जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, राइज कर जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं
ही प्राइस फर्दर राइज कर सकता है। तो ये सब कुछ चीजें होती हैं इन्फ्लेशन के होने की वजह से। अब बात है यहाँ पे किया क्या जाए, अब पढ़ते हैं सॉल्यूशन को। तो डिमांड शॉक्स एंड मेंटेनिंग इन्फ्लेशन एट द टारगेटेड लेवल असाइंड टू सेंट्रल बैंक। ये काम किसको दिया है, सेंट्रल बैंक को, कि भाई सेंट्रल बैंक जो है ना, जो है आरबीआई, उसका मेन काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। जो मैं काफी बार बता रहा हूँ, वो सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करके कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी में कैसे कर लेता है, उसके लिए वो एक सबसे तगड़ी चीज यूज करता है, वो है इंटरेस्ट रेट। जब उसे दिख रहा है कि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से लोग जो है कहीं ना कहीं एग्रीगेट डिमांड अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, तो करता क्या है, इंटरेस्ट रेट को ही बढ़ा देता है। लो अब लो लोन, अब तो महंगा पड़ेगा लोन लेना, ठीक है। लोन करें सपोज करो पहले 5% था, अब करे 10%, 12%, 15% साल का, 20%, ठीक है, ताकि लोग लोन ले ना पाए। लोग लोन नहीं ले पाएंगे तो कहीं ना कहीं मनी सप्लाई कम हो जाएगी, लोगों से पैसा कम हो जाएगा, पैसा कम होगा तो डिमांड भी कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया। और इसका उल्टा करती है मॉनेटरी पॉलिसी को यूज डिफ्लेशन के टाइम पे। डिफ्लेशन के टाइम पे जैसे कोविड के बाद हुआ था, क्योंकि कोविड के बाद बहुत से लोगों की जॉब चली गई थी, लोगों के पास पैसा नहीं था खाने के लिए, तो लोग खर्चा कम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो है डिफ्लेशन क्रिएट होने लगा था इकोनॉमी के अंदर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने से लोगों को लोन लेना ईजी लगा, लोगों ने लोन लिया, ठीक है, वापस गुड्स और सर्विस की डिमांड बढ़ाई, जिसकी वजह से हम जो है वो डिफ्लेशन के गैप से बाहर आ गए, इन्फ्लेशन की तरफ चलने लगे। मतलब कहीं ना कहीं डिफ्लेशन से बाहर आ गए, वरना वो भी एक बहुत ही बेकार टाइम पीरियड हो जाता। तो वो चीज यहाँ पे है। तो जो डिमांड शॉक्स है, जिसकी वजह से कहीं इन्फ्लेशन बढ़ता है, उसको कंट्रोल करने की जिम्मेवारी किसको मिली है, सेंट्रल बैंक को ऑफ द कंट्री, विच परफॉर्म्स दिस इंपॉर्टेंट फंक्शन बाय फ्रेमिंग रूल्स। और जो ये कंट्रोल करता है रूल्स को बना के रिलेटिंग टू इन्फ्लेशन टारगेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी, ताकि इन्फ्लेशन को टारगेट किया जा सके। तो मॉनेटरी रूल और एमआर कर्व डिटरमाइंस द आउटपुट गैप। तो ये देखता है कि आउटपुट गैप किस लेवल का है। द सेंट्रल बैंक शुड सेट इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। इसका मेन काम क्या होता है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना, खासकर प्राइस को स्टेबलाइज रखना, कि ना तो ज्यादा इन्फ्लेशन हो, ना ज्यादा प्राइस राइज करे, ना प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाए। क्योंकि प्राइस राइज जब करते हैं जब डिमांड एक्सेसिव हो, यानी कि एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा हो, और प्राइस एक्सेसिवली गिरते कम है जब एग्रीगेट डिमांड बहुत कम हो, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है जरूरत पड़ती है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज की, जिसके जरिए कहीं ना कहीं इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर पाती है। द इकोनॉमी फॉलोइंग एन economic shock, the MR curve shows a path along the central bank seeks to guide the economy। जहां पे जो MR कर्व है वो कहीं ना कहीं पाथ दिखाता है, ठीक है, रास्ता दिखाता है कि किस तरीके से, ठीक है, जो सेंट्रल बैंक है वो इकोनॉमी को चलाने में, इकोनॉमी को वापस पटरी पे लेके आ सकती है, इकोनॉमी बैक टू द टारगेट इन्फ्लेशन एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट तक रीच कर सकती है वापस से। तो ये सब काम कौन करता है, हमारा MR कर्व। अब अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि MR कर्व जो है, ठीक है, उसका डेरिवेशन क्या है, उसको हम किस प्रकार डिराइव कर रखा है, क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की दिक्कत आ रही हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं बहुत जल्द उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। अब इसको जो उतार सकते हैं बोर्ड के सामने से, और नोट्स के लिए व्हाट्सएप पर नोट्स भी ले सकते हैं। अब इसको जो उतारना उतार ले।